ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम? रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन पे थे, है ना? तो एसिडिक हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो हाइड्रोजन आपके एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। जानते हैं सब? अच्छा, इसका रिएक्शन आप देखेंगे तो देखो, सबसे पहले सोडियम के साथ है ना? सोडियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिड्यूसिंग है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास आपके पास एक्टिव एच होता है, तो सोडियम उसके साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है और इसको रिड्यूस कर देता है ना? तो H प्लस को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। यहाँ पे H था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? H2 में कन्वर्ट कर देगा, है ना? और खुद क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यही है, कहीं भी एसिडिक एच है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एच, थायोल में एसिडिक एच, यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोल दे रखा है, इसमें भी एसिडिक एच। तो इस तरह से क्या बनता जाएगा? इन सबसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता जाएगा। ठीक है ना? देख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, है ना? अच्छा, अब पूछा जाएगा कि किससे, मतलब कौन कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है ना? तो देखो, अमाइन से जितने भी ज्यादा एसिडिक वाले ग्रुप होते हैं, उन सबके साथ सोडियम मेटल रिएक्ट कर लेता है ना? अमाइन का पी की वैल्यू बताया था आपको, 35-36 की रेंज में जाता है ना? तो उससे ज्यादा एसिडिक वाले जितने भी ग्रुप है, उन सबके साथ सोडियम रिएक्ट कर लेता है ना? अमाइन से जो लेस एसिडिक वाले ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपके एल्कीन्स, एल्केन्स हो गए, ये सब टाइप की रिएक्शन नहीं हो पाती है ना? तो एल्केन्स, एल्कीन्स के साथ ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? पर हाँ, अमाइन से ज्यादा एसिडिक वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबके साथ सोडियम रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, जानते हैं सब लोग, है ना? नेक्स्ट पर आया था आपके पास NaOH। NaOH भी जानते हो आप लोग, बेसिक है, Na+OH- है ना? और ये भी पता है आपको कि ऐसे ग्रुप जो H2O से ज्यादा एसिडिक होते हैं, उन सबके साथ NaOH रिएक्ट करता है ना? बस H2O से ज्यादा एसिडिक होने चाहिए। H2O का पीके वैल्यू आप लोगों को पता है, कितना होता है बताओ, बोलो जल्दी। अरे बोलो, भूल गए सब? कितना पीके वैल्यू होता है H2O का? 15.7। अरे याद है ना? तो ऐसे जितने भी आपके पास एसिड्स हैं जिनका पी की वैल्यू 15.7 से कम होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक होते हैं जो वाटर से, वो सब NaOH के साथ रिएक्ट कर देते हैं। पर वाटर से कम एसिडिक वाले ग्रुप कोई रिएक्ट नहीं करता है NaOH के साथ। ठीक है ना? चलो लिख लो जल्दी से इतना पॉइंट, है ना? शॉर्ट पे जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि सब पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, और सिंपल सिंपल रिएक्शन है। बनाओ जल्दी। हो गया कंप्लीट? बताओ। सोडियम के साथ रिएक्शन पता है, कर सकते हैं, है ना? कोई भी एसिडिक एच है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सेकेंड रिएक्शन आपके पास NaOH के साथ। NaOH केवल उन्हीं के साथ रिएक्शन करता है जो वाटर से
ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। चलो देखते हैं जल्दी से एग्जाम्पल NaOH के। कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सब वाटर से ज्यादा एसिडिक वाले होते हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मेशन करना चाहिए था, है ना। तो ऐसे जितने भी आपके पास एसिड हैं जो वाटर से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस केस में क्या करता है, वाटर रिएक्शन कर ले, मतलब NaOH के साथ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, यहाँ पे वाटर आपका वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है ना। देखो फिनॉल जितने भी होते हैं, रिएक्शन होता है फिनॉल का, और किसका फॉर्मेशन होता है, OH माइनस है, H लेके क्या बना लेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच है, तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H होता है, इसका पी के वैल्यू 25 की रेंज में जाता है, तो वाटर से कम एसिडिक है, तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच है, तो NaOH रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे अमाइंस हो गए, अमाइंस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमाइंस भी लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो जितने वाटर से ज्यादा एसिडिक है वो सभी रिएक्ट करेंगे, बाकी जो कम है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये पहले भी हो चुका है अपना। अच्छा NaNH2 के साथ रिएक्शन करते हैं, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो पॉइंट तो वही है कि आपके पास एसिडिक गैस है, NH2 माइनस H को लेके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, तो इस बार अमोनिया गैस मिलती है आपको, है ना। अच्छा किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ऐसे सभी ग्रुप जो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब या ऐसे बोलो अमाइन से जितने भी ज्यादा ग्रुप एसिडिक होते हैं उन सबके साथ रिएक्शन कर लेता है ना, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास एल्कोहल हो गए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच है, इस तरह से ये वाला ग्रुप भी है, इसके पास भी एसिडिक H है, 5 मेंबर वाला साइक्लिक, है ना। क्यों है इसका एसिडिक H, वैसे तो sp3 आयोडीन से H अटैच एसिडिक नहीं होता है, पर इसका H को आप रिमूव करोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो एसिडिक हो जाता है ये वाला H भी, ठीक है ना। तो लास्ट एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो NaNH2 आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H होता है, इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया गैस से वॉल्व करता है, जबकि NaOH नहीं कर रहा था, देखो NaOH रिएक्शन नहीं करता है, NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, NaNH2 रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से, क्या डाउट है किसी को, पी के वैल्यू लर्न करनी पड़ेंगे, सर वो किया तो था हम लोगों ने GOC में। हाँ बोलो क्या करो। सर वो थर्ड एग्जांपल समझे ना, सेकंड का। सेकंड का थर्ड एग्जांपल ये वाला, हाँ सर। अरे GOC में किया तो था ये वाला क्वेश्चन, भूल गए इतनी जल्दी, रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग, है ना। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस H के साथ क्या बनना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साथ में क्या बनना चाहिए, H2O। अब आपको कंपेयर करना होता है एसिड एसिड में, बेस बेस में, है ना। तो यहाँ पे एसिड कौन सा, ये है, और यहाँ पे एसिड वाटर है, तो आपको पता है कि जो एल्काइन होता है वो वीक एसिड होता है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड वीक बेस के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है, ऐसे ही पढ़ाया था, हाँ। बोलो। तो फिर चलो लिखो जल्दी से इसमें।
लिख लिया। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो। याद रहेगा पॉइंट, है ना? अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से H को रिमूव कराना है, एसिड बेस रिएक्शन कराना है, तो NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस, मतलब NaNH2 यूज कर सकते हो आप। ठीक है, NaH यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, हो गया, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? वो समझो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgx, आर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना? मतलब जो R ग्रुप है वो आपका मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक जानते हो? जिसमें कोई भी मेटल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन के साथ क्या होता है? डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, क्योंकि मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो मेटल पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना? और जो आपके पास कार्बन पार्ट है उस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव पार्ट। और डेल्टा नेगेटिव पार्ट, अब क्योंकि मैग्नीशियम वगैरह जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं वो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या बोलो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वजह से जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है R माइनस पे, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना? मतलब आप लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हो इसको, है ना, कि इसको प्योर नेगेटिव की तरह ट्रीट कर सकते हो आप ऐसा मान सकते हो क्वेश्चन करने के लिए कि R पे माइनस चार्ज है। एक्चुअली प्योर माइनस चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कोई बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं है, ठीक है ना? फिर भी सफिशिएंटली ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो R माइनस की तरह आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। R माइनस क्या हो गया आपका? एक तरह से या तो बेस हो सकता है, या फिर आप न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा सकते हो इसे, है ना? तो आपको पता है R पे माइनस चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। अभी तो हम एसिड बेस रिएक्शन करें तो बेस पे कंसीडर करो, तो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना? तो कहीं भी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन आप कराओगे एसिडिक एच के साथ, तो सीधा डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग करते हुए हैं वही एसिड बेस रिएक्शन, है ना? और एसिड बेस रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, है ना, किसी बेस की। तो सिंपल रिएक्शंस है भाई, कि आपके पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास एसिडिक एच है, तो आर एच लेके आर एच एल्किन का फॉर्मेशन कर देता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, कि जो भी नेगेटिव पार्ट बच जाता है एच प्लस के बाद, जो नेगेटिव पार्ट बच जाएगा ना जेड माइनस जैसा, तो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है। देखो जेड मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया, है ना? तो आर लेके क्या एच, और जो मैग्नीशियम था वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम अलग हो जाता है। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसमें से। समझ में आ गया? किस ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकते हैं भाई? जो भी ज्यादा एसिडिक वाले ग्रुप्स हैं। किससे ज्यादा एसिडिक? अमाइंस को ले सकते हो आप लोग, कि अमाइंस या इससे ज्यादा एसिडिक वाले ग्रुप होंगे वो सब RMG के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना? जो वीक एसिडिक होते हैं जैसे एल्कीन्स हो गए, है ना, एल्कीन्स हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। बाकी अमाइन से जितने भी ज्यादा रिएक्टिव वाले ग्रुप हैं, ज्यादा एसिडिक वाले ग्रुप हैं, वो सब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। जैसे देखो RMgx है, HX है आपके पास। HX मतलब कोई भी HF HCl HBr HI कुछ भी यूज कर सकते हो, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा? RH लेके क्या ना लेगा RH, और जो X बच गया वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, X और X डैश, है ना? वो नेगेटिव पार्ट वाले वहां चलेगा। जैसे एग्जांपल भी लिखते हो, जैसे हमने ले लिया RMG इसके CH3 ले लिया, CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना? तो क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास H है, तो CH3 तो H लेके क्या बना लेगा? CH4 का फॉर्मेशन करेगा। तो मीथेन गैस इवॉल्व होगा, याद रखना, है ना? और बाकी जो नेगेटिव पार्ट बचा CH3CO माइनस, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, देखो। ठीक है ना? बस नेगेटिव पार्ट को मैग्नीशियम से अलग करते जाओ, और आपका देखो ये CH4 बनता जाएगा। तो देखो हर केस में देखो, जैसे सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराया CH4 बन गया, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया CH4 बन गया, है ना? अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी CH4 बनेगा। तो CH3MgBr रिएक्शन करता जाएगा, CH4 का फॉर्मेशन करता जाएगा, और बाकी जो भी नेगेटिव पार्ट है वो देखो मैग्नीशियम के साथ अटैच होता जाएगा। ठीक है ना? सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। चलो देखो जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? बता कोई डाउट है तो आगे चलें। चल देखो और एग्जांपल्स हैं ग्रिग्नार्ड के। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी वाटर से H ले लेगा, क्या बना लेगा? CH4। बाकी मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच है तो इसको रिमूव करके क्या बना लेगा? CH4। तो बाकी नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम से अटैच। अमोनिया के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, H ले लेगा यहाँ से, NH2 बचेगा, है ना। 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कर सकता है, 2 डिग्री अमाइन से कर सकता है, 3 डिग्री अमाइन के पास अब कोई H ही नहीं है तो फिर तो रिएक्शन क्या ही होगा, है ना। तो 1 डिग्री अमाइन, अमोनिया, 2 डिग्री अमाइन, जितने के पास भी एसिडिक एच होता है उन सबके साथ रिएक्शन करके CH4 का फॉर्मेशन करता जाता है। देखो सब एसिडिक वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो वापस से वही, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन वाला क्वेश्चन। तो एसिडिक होता है इसका जो H अटैच होता है ये वाला, क्यों? क्योंकि इसके रिमूव होने के बाद एरोमेटिक टाइप का बन जाता है ना, तो ज्यादा एसिडिक है इसलिए तो रिएक्शन कर लेता है सीधा। तो CH3 माइनस क्या करेगा, इस वाले H को सीधा एब्स्ट्रैक्ट करेगा और CH4 का फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा ये भी पता है आपको, एसिटाइल एसीटोन याद करो, एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स याद है, ये एक्टिव मिथाइलिन वाला ग्रुप होता है। बोलो याद आया नहीं आया? यस सर। है ना। तो ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो भी क्या करेगा, यहाँ से H रिमूव कर लेगा, देखो, है ना। तो CH4 बना लेगा और बाकी एनायनिक पार्ट में नीचे अटैच हो जाएगा। कर सकते हो, है ना। तो याद रखना ये सब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे, ग्रिग्नार्ड तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिडिक एसिड रिमूव कर लेगा वहां से, CH4 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो बनाओ जल्दी से, लगो। सर वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, एक बार समझाओ ना। कहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, किस क्वेश्चन में? लास्ट सेकंड में वो चेन में। H रिमूव करा ना, यहाँ से अगर ये H प्लस ले लेगा CH3 माइनस तो क्या बचेगा? तो कार्बन पे तो माइनस चार्ज ही रहेगा ना H प्लस जाने के बाद। तो नहीं, सब में तो यही हो रहा है ना, सब में यही हो रहा है। OH माइनस बच गया यहाँ पे, इधर से H चला गया तो CH3 माइनस बच गया, यहाँ से H चला गया तो NH2 माइनस बच गया। देखो ये सब एनायनिक वाली स्पीशीज तो बच रहे हैं जो मैग्नीशियम से अटैच हो रहे हैं। NH माइनस बच गया, Nr2 माइनस बच गया, ये सब नेगेटिव वाली स्पीशीज हैं, देखो, ठीक है ना। यस सर। चलो।
हो गया कंप्लीट? ठीक है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो, अच्छा नेक्स्ट आता है, देखो ये आपके पास नाइट्रोमीथेन है। जैसे नाइट्रो एल्केन्स आपको पता है CH3 वाला कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइड है, तो एसिडिक नहीं होते है ना एल्केन्स वगैरह। पर क्योंकि NO2 ग्रुप के साथ अटैच है, ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपको पता है टॉटोमराइज भी करता है, तो ये वाला जो H होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा के अटैच हो जाता है, तो ज्यादा एसिडिक H है ये वाला H जो है ना, जो टॉटोमराइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ग्रिग्नार्ड ना इसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, CH3 माइनस है, ये जो आपके पास एसिडिक वाला H है उसके साथ रिएक्शन करेगा और CH4 का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो याद रखना, नाइट्रो एल्केन्स भी आपके ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। जो एडजेसेंट पोजीशन होती है ये वाली, नाइट्रो ग्रुप से जो अटैच है उसके साथ जो H है वो आपका इतना सफिशिएंटली एसिडिक हो जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो, अब इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। जैसे अगर आपको पता करना है कि अननोन कंपाउंड में कितने आपके पास एसिडिक H प्रेजेंट हैं, तो क्या किया जाता है, एक मेथड जिसमें आप एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया आपने एक्सेस में, है ना। ग्रिग्नार्ड भी कौन सा, CH3 वाला, है ना, CH3 MgBr लेते हैं। तो क्या करेगा ये? अब रिएक्शन जब आप कराओगे तो CH3 माइनस तो जितने भी एसिडिक H है उन सब एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, CH4 का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, मीथेन गैस इवॉल्व होगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा मीथेन गैस, है ना। अब इस मीथेन गैस को आप लोग क्वांटिफाई कर लो कितना मीथेन गैस है। जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है 1 मोल, तो अगर 1 मोल अगर आपको मीथेन गैस मिला है तो इसका मतलब है कि 1 मोल आपके पास एसिडिक H प्रेजेंट थे, या एक एसिडिक H प्रेजेंट था उस अननोन कंपाउंड में, ठीक है। अच्छा, समर्थ को क्या डाउट है? हाँ, जहां से H रिमूव होता है उसी पे मैग्नीशियम अटैच, बिल्कुल सही है ना। जहां से H अटैच होता है वहीं पे नेगेटिव आता है, वहीं पे मैग्नीशियम अटैच हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो कौन सा मेथड कर रहे थे हम लोग कि CH3 MgBr एक्सेस में लो, तो देखो इसके मोल पे से तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, ये तो एक्सेस वाला है ना। लिमिटिंग रीजन कौन सा बन गया आपके पास, ये एसिडिक H वाला, तो जितना मोल इसमें एसिडिक H होंगे उतना ही मोल CH4 बन जाएगा, तो पता लग जाएगा कितना एसिडिक H है ना। तो भाई पॉइंट है, when CH3 MgBr react with compound having acidic H it liberates CH4 गैस, ठीक है। तो आप क्या करो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर दो CH4 का, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने H प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में। इस मेथड को जेरी-विट्नॉफ मेथड बोला जाता है, इसका एक नेम है, याद रखना। इस मेथड को क्या बोलते हैं, जेरी-विट्नॉफ मेथड बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये अल्कोहल है, मुझे नहीं पता कितने H है इसके पास, एक अननोन कंपाउंड है, मुझे पता करना है, ये अननोन है, नहीं पता मुझे क्या है। मैंने क्या किया, CH3 MgBr के साथ एक्सेस में लिया और रिएक्शन करा दिया, तो CH4 मिला। अब CH4 कितना मिला, 1 मोल मिला। तो क्या मतलब है इसके पास कितने एसिडिक H होंगे, एक ही तो एसिडिक H होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हो, इस मेथड को जेरी-विट्नॉफ मेथड बोला जाता है। समझ में आ गया? चलो देख लो जल्दी से।
ओके कंप्लीट। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, इसमें समझ में आ गया जेडी विटनोफ मेथड क्या होता है? बोलो। तो एक्सेस CH3 MgBr यूज करते हैं। तो आपके पास जो कंपाउंड है जिसमें आपको नहीं पता कितने एसिडिक एच है ना, तो वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके ग्लाइकॉल है, हमें नहीं पता कितने एसिडिक एच है, तो क्या किया आपने, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराया, CH4 मिला। कितना मोल मिला? CH4 2 मोल मिला। तो पता लग गया कि कितने एसिडिक एच हैं, 2 एसिडिक एच हैं। कौन से? ये रहे 2 एसिडिक एच, है ना। इसी तरह से एथाइन के साथ रिएक्शन कराया, 2 मोल मतलब CH4 मिला आपको, मतलब 2 एसिडिक एच होने चाहिए। कौन कौन से? एक ये एसिडिक एच और एक ये वाला, तो दोनों रिमूव हो जाएंगे, CH4 का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। अमाइन के साथ रिएक्शन कराया आपने, तो देखो अब ये मत सोचना कि NH2 के बाद 2 एसिडिक एच हैं तो 2 मोल CH4 मिलेगा, नहीं। एक एटम से केवल एक ही एच रिमूव हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि जैसे ही एक एच रिमूव होगा ये बन जाएगा CH3NH-, और अभी खुद बेसिक हो चुका है। अब CH3- इस पे से वापस से H और रिमूव नहीं कर पाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, वो 2 नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो एक एटम से तो हमेशा मैक्सिमम एक ही एच आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि 2 एच रिमूव हो जाएंगे, नहीं, एक ही एसिडिक एच है। तो माइनस के पास एक ही एसिडिक एच है, तो 1 मोल आपको CH4 मिल जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि अननोन कंपाउंड है ना, इसमें आपको CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराया, CH4 का फॉर्मेशन है, पूछ लिया कितना मोल CH4 मिलेगा। तो देखो कितने एसिडिक एच है, तो पता कर सकते हो एसिडिक एच। जैसे सल्फोनिक एसिड का एसिडिक एच है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H एसिडिक एच है ना। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला H एसिडिक एच है, तो 3 एसिडिक एच है, तो 3 मोल आपको CH4 मिल जाएगा। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो जल्दी से। सर हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट एग्जांपल में दोनों एज हम्म, साथ में रिमूव होंगे ना? साथ में मतलब एक CH3 MgBr एक H रिमूव करेगा, सर फिर दूसरा CH3 MgBr दूसरा H रिमूव करेगा, तो 2 CH4 मिल जाएंगे आपको अलग अलग एक साथ। कैसे? समझिए। चलो हो गया, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कर सकते हैं, सिंपल सर एसिड बेस रिएक्शन है। वाला बता दीजिए ना। क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। थर्ड वाला सर, वो बता दीजिए। थर्ड थर्ड वाले में ऐसा है कि देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाइट्रोजन से 2 H है ना। पर 2 H होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों रिमूव हो जाएंगे, है ना। जैसे ही एक H रिमूव होगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? CH3NH- बन गया। अब नाइट्रोजन पर ऑलरेडी माइनस चार्ज आ चुका है। अब ऐसा नहीं होगा कि वापस से फिर से ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके और ये क्या बना ले, ये CH3N2- बना ले। N2- का फॉर्मेशन तो वैसे ही नहीं होगा, सोच सकते हो, है ना। N-N2- बन रहा हो, CH3 इतना भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है, CH3-, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर एक एटम से एक से ज्यादा एसिडिक एच भी अगर प्रेजेंट है, तो एक ही एच रिमूव होता है केवल, है ना।
तो केवल क्या होगा, केवल आपका एक H रिमूव होगा, एक मोल CH4 बनेगा और CH3N- बच जाएगा, बस ये मतलब है। ओके सर। चलिए, तो हो गया कंप्लीट, चलें आगे। चलो देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वाले, जैसे ही आपके पास ग्रिग्नार्ड ले लिया है ना, CH3MgCl, CH3MgBr, जो भी CH3 नहीं हो, कोई और भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप CH3 लो, है ना। तो कोई भी मैग्नीशियम क्लोराइड जहां से अटैच है, जिस कार्बन पे अटैच है, तो याद रखना उस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो वो कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। तो अगर किसी एसिडिक H वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हो तो वहां से H लेके देखो फॉर्म हो गया, जैसे इस बार डबल बॉन्डेड में था तो ये एल्कीन बन गया, है ना। ये भी ग्रिग्नार्ड है, देखो MgBr ग्रुप अटैच है R ग्रुप के साथ, है ना। तो क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप H लेके क्या बना लेगा, इस तरह से बना लेगा, है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे देखो ये बाइसाइक्लो वाली ब्रिज हेड पे MgCl अटैच है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एसिडिक H वाला ग्रुप है, तो H लेके क्या बना लेगा, ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड बना लेगा। कोई भी कहीं से भी, जैसे देखो CH3 CH2 माइनस है, ये D ले लेगा, यहाँ पे D2 ले रखा है ना, तो H की जगह पे D आ गया, बस और क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे D अटैच हो जाएगा। देखो सिंपल सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस है। बताओ, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ इनमें, है ना। बस H ही तो अटैच करते हैं ना आपको, है ना। और ये देखो बस कि मैग्नीशियम किस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से मैग्नीशियम अटैच है बस वही कार्बन कैसा है, बेसिक टाइप का है ना, उसी पे नेगेटिव चार्ज है, देख लो। बताओ समर्थ, क्या एक्सप्लेन करना है, बोलो बताओ, किस पार्ट में डाउट है। के बारे में जोर से बोलो थोड़ा सा, बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट ऊपर है। के ऊपर क्वेश्चन में तो ग्रिग्नार्ड ही तो है, ये R ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, है कि नहीं, बताओ। कोई भी R ग्रुप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आप लोग, है ना। तो कोई भी आप R ग्रुप लो, इससे MgX अटैच है, तो आपको पता है जिस कार्बन से मैग्नीशियम अटैच है वो कार्बन कैसा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो बेसिक टाइप का कार्बन है। तो किसी ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्शन कराओगे जिसके पास एसिडिक H है, तो H ले लेगा ना वहां से, है ना, तो H अटैच हो गया, देखो, है ना। इसी तरह से ये वाला ग्रुप है, बेसिक है कार्बन, तो क्या करेगा, H ले लेगा, कोई भी एसिडिक वाला ग्रुप होगा तो कहीं, बोलो ऐसे भी रिएक्शन करा सकते हो ना, सिंपल। ये बेस है, इसी कार्बन पर माइनस, ये बेस हो गया, लिग्नार्ड बेसिक ही तो होते हैं, तो ये बेस है। बेस क्या कर रहा है, एसिडिक H लेता जा रहा है, देखो, बताओ, कर सकते हो क्वेश्चन। और बोलो, और किसी को डाउट है तो इसी पार्ट में, लिख लिया इतना पोर्शन। चलो एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, है ना। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको बताना है C2H6O, इसका रिएक्शन मैंने किया CH3MgBr के साथ, है ना, और कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर बताओ मुझे, क्या स्ट्रक्चर होगा, बोलो बताओ, C2H6O का स्ट्रक्चर बता सकते हो, बोलो जल्दी से, कैसे बताओगे। तो क्या करोगे सबसे पहले, याद है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या करते थे, कोई अननोन मॉलिक्यूल फॉर्मूला एसिडिक दे H रखा नहीं है, होगा। हाँ वो तो पता ही, चलो एसिडिक एच नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, तो 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन का एक ऐसा ग्रुप जिसके पास एसिडिक एच नहीं है ना। तो सबसे पहले तो DU देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसमें, कितना है बताओ,
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 डिग्री का अनसैचुरेशन मतलब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है और कोई भी डबल बॉन्ड भी नहीं है ना, तो लीनियर स्ट्रक्चर है, सैचुरेटेड है पूरा। अब इस सैचुरेटेड 2 कार्बन का सैचुरेटेड ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन भी हो और H भी ना हो, तो कौन सा हो सकता है? तो केवल ईथर ही हो सकता है ना। तो बस ये क्या हो गया, 2 कार्बन का ईथर है सिंपल, जिसके पास कोई एसिडिक H नहीं है। बोलो, कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। ऐसे C9H4 है आपके पास, आपने रिएक्शन कराया CH3 MgBr के साथ, है ना। तो आपको मिला, एक्सेस में है, ऑब्वियसली बात है, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में लेंगे हम। तो ये मिला आपको 4 मोल CH4 मिला आपको, है ना। तो बताओ C9H4 का स्ट्रक्चर बोलो क्या होगा, बताओ बोलो, बता सकते हो C9H4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? चारों एच अल्काइन से अटैच्ड हो। 4 H एल्काइन से अटैच होंगे, कैसे अटैच होंगे बताओ, किस एक तरह ही से? उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। नहीं, 4 मोल CH4 का मतलब है कि इसके बाद 4 एसिडिक H होने चाहिए, ये तो पता है। 4 मोल अगर आपको CH4 मिल रहा है मतलब इसके पास 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये है क्या, ये केवल हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। तो हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो H अटैच होता है वही एसिडिक H होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में से कहीं भी एसिडिक H नहीं होता है ना। ना एल्कीन्स में कहीं होता है, ना एल्कीन्स में होता है। एल्काइंस में भी वही जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, मतलब टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं उन्हीं के पास एसिडिक H होता है। बाकी नॉर्मल एल्काइन के पास भी कोई एसिडिक H नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 4 टर्मिनल H होने चाहिए, तो 4 टर्मिनल H कैसे हो सकते हैं? तो 4 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच होने चाहिए, है ना। तो 4 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H अटैच होने चाहिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 8 कार्बन तो कंज्यूम हो गए, 8 कार्बन का तो स्ट्रक्चर हो गया, तो 9 कार्बन का टोटल है। तो एक काम करते हैं, इन चारों को एक ही कार्बन से अटैच कर देते हैं, तभी तो C9 बनेगा, C9H4। देखो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल, बताओ, बात समझ में आया? तो मतलब इसके चारों के चारों हाइड्रोजन वो CH4 में इसी के है क्या? हाँ, और क्या, अलग अलग एटम से अटैच है 4 H, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या दिक्कत है? 4 ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, ये वाला H रिमूव कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, चारों के साथ रिएक्शन कर सकता है कि नहीं? ठीक है ना। और फिर ये CH3 MgBr के ये 3 हाइड्रोजन। CH3 MgBr तो बेस है, CH3 माइनस है, वही तो यहाँ से H लेगा, CH3 माइनस ही तो यहाँ से H लेता जाएगा, इस H को रिमूव करेगा, फिर दूसरा CH3 माइनस इसको रिमूव करेगा, फिर तीसरा CH3 माइनस इस H को रिमूव करेगा, फिर CH3 माइनस इसको रिमूव करेगा, तभी तो 4 CH4 बनेंगे, ये है ना। समझ में आ गया? बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, देख लो इसे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चल आगे चलते हैं।
हाँ, तो इसके बाद अब रिएक्शन आती है आपके NaSCO3 की। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं NaSCO3 की रिएक्शंस, बताया था आपको। क्या बताओ, NaSCO3 किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ऐसे सभी कंपाउंड्स या एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। याद है ना कार्बोनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड का पीके वैल्यू भी पता था आपको, कितना होता है बताओ? बोलो ली, सब लिखाया था, सब याद करवाया था। 6.4 है ना। तो इससे कम जिनका भी पीके वैल्यू होता है, मतलब कार्बोनिक एसिड से जितने भी एसिडिक वाले ग्रुप होते हैं वो सब रिएक्शन करते हैं NaCO3 के साथ, ठीक है ना। और बताया भी था कि H2CO3 बनता है, NaCO3 जब रिएक्शन करता है किसी एसिडिक H वाले के साथ तो H2CO3 बनाता है, और H2CO3 होता है अनस्टेबल, तो ब्रेक हो जाता है H2CO2 में, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है आपको, क्या है? ब्रिस्क एफरवेसेंस, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, ये सब क्वेश्चन कराए थे आपको सेम, है ना। तो HCO3 माइनस जो है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस की तरह एक्ट करता है, एसिडिक एसिड रिमूव करता है और H2CO3 बना लेता है। अब क्योंकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो ब्रेक कर जाता है H2CO2 में, तो CO2 गैस इवॉल्व होती है ना। तो NaCO3 के साथ रिएक्शन करने पर CO2 गैस इवॉल्व होती है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है आपको, ठीक है ना। हाँ, ये POC का भी पढ़ाया था आपको, GOC में भी पढ़ाया था, GOC में लास्ट में पढ़ाया था एसिड बेस रिएक्शन, उसमें भी बताया था, तो बहुत बार हो चुका है ये, है ना, इसी तरह से। अच्छा, ये बताया था कि फिनॉल रिएक्ट नहीं करते NaCO3 के साथ, बताया ना। क्यों? क्योंकि फिनॉल का पीके वैल्यू कितना है आपका? 10 होता है, मतलब लेस एसिडिक होते हैं, तो NaCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, कि वही रिएक्ट करते हैं जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। हाँ, नाइट्रोफिनॉल्स रिएक्ट कर जाते हैं, नाइट्रोफिनॉल्स रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं स्पेशल कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं? जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, स्क्वायरिक एसिड हो गया, ये भी ज्यादा एसिडिक होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी ज्यादा एसिडिक है ना। तो ये सब कंपाउंड्स हैं जो NaCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, है ना, मतलब एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं ये वाले ग्रुप। फिनॉल नहीं करता है ना। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना, कहीं कंफ्यूज करने के लिए कार्बोलिक एसिड के फॉर्म में नेम भी दिया जाए तो ऐसा मत सोचना कि कोई एसिड है, वो फिनॉल ही है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल रिएक्ट नहीं करते हैं NaHCO3 के साथ, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हो आप सेम रिएक्शन को इसी तरह से, इतने ही एग्जाम्पल के साथ। तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, बोलो, याद है सबको? यस चलो सर। लिख लो जल्दी से।
हो गया कंप्लीट? बताओ कोई डाउट है तो, याद रहेंगे पॉइंट्स? बोलो। चल, एक लास्ट रिएक्शन और है इसी में, NaH के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम के साथ अटैच है तो H पर माइनस चार्ज है, तो बेस की तरह एक्ट करेगा, है ना? तो बेस बन की तरह एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, एसिडिक H को रिमूव करेगा और H2 का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना? कि एसिडिक H से रिएक्शन करके तो क्या बना लेगा आपका, H2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बस शॉर्ट में ऐसे लिख लो जल्दी से, ठीक है? तो ये हो गई आपकी एसिड बेस रिएक्शंस या एक्टिव H वाली रिएक्शन जितनी भी होती हैं। बताओ किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो बोलो। ये सब रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले हम GOC में, है ना? चलो फिर से रिवीजन हो गया। चले अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बताओ यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, है ना? तो एसिडिक H वाली रिएक्शंस के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, बता सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? बताओ, बोलो जल्दी से। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था, जिसमें बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल बताओ को क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल को रिएजेंट की तरह यूज रिएक्शन की तरह तो सब में यूज होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना? पर इसमें क्या करता है न्यूक्लियोफाइल? एडिशन रिएक्शन है, एडिशन है ना? अच्छा चलो ये बता दो किस टाइप के कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बताओ, ये भी बताया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, कौन से टाइप के कंपाउंड शो करते हैं? अरे सबके सब कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। नहीं, हेलो एल्केन्स वगैरह नहीं होते हैं। कौन? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है? तो लिख भी लो, लिखो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है? एल्डिहाइड और कीटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, है ना? अच्छा क्यों होती है ये पता है? देखो कार्बोनिल ग्रुप देखो आप ध्यान से। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप में ये देखो आपकी कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। प्लेनर समझते हो, बिल्कुल प्लेनर होता है ना? और मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच भी है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैसा होता है, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन होता है डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या बोलोगे इसको फिर? इलेक्ट्रोफाइल, है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन हो, ठीक है? क्यों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? रीजन आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का है। ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, और मल्टीपल बॉन्ड भी है ना? तो अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन से ऐड हो सकता है। और मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल तभी बोलते हैं जब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, देखो, है ना? और सीधा जाके ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक न्यूक्लियोफाइल जाके आपके कार्बोनिल ग्रुप पे जाके ऐड हो गया, तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ में आ गया? बोलो, है ना? चलो इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं मैकेनिज्म की फॉर्म में कि किस तरह से होता है मैकेनिज्म, ठीक है? तो देखो दो टाइप के आपके पास मैकेनिज्म है। सबसे पहला सिंपल सा मैकेनिज्म जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, या ऐसे बोलो कि बेसिक मीडियम में आप लोग रिएक्शन करा रहे हो, है ना? तो किस टाइप का रिएक्शन है, देखो कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप वही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ आपने रिएक्शन कराया, है ना?
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है, कार्बन से ऐड हो गया तो क्या बना। अच्छा अब ये देखो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, 4 तो ऑलरेडी है, तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन पे आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अच्छा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, कुछ याद आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट याद करो जीओसी में, टेम्परेरी इफेक्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन लास्ट शिफ्ट जाते हैं इफेक्ट। मल्टीपल बॉन्ड्स के, है ना, याद है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इसे, कार्बनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रॉन पे कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, O पे आ जाएगा माइनस चार्ज और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिससे आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच है। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलो, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप कोई भी प्रोटोनेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो, कोई भी H+ वाला ग्रुप इसके साथ भी हो सकता है। तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा सीधा, है ना। तो देखो कौन कौन से ग्रुप अटैच हुए बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है कार्बन से और ऑक्सीजन से एक H अटैच हुआ है, तो बस एडिशन ही तो हुआ है ना, कुछ रिमूव तो हुआ ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं इस टाइप रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन। एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। आप कहोगे कि देखो दोनों ही तो अटैच हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हुआ है इलेक्ट्रोफाइल भी हुआ है, तो केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला हमने इसको, देखो न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हुआ है, H+ भी अटैच हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हुआ है, दोनों ही पार्ट अटैच हुए हैं, तो केवल न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला हमने इसको, बताओ कोई बताएगा रीजन, बोलो जल्दी से। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पार्ट तो अटैच हो रहे हैं जाके डबल बॉन्ड से, तो केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला हमने इसको, सोचो। क्योंकि आरडीएस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, आरडीएस जानते हो, ये भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, क्या होता है बताओ। रेट डिटरमाइनिंग। हाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब इसका जब आप कर्व बनाओगे एनर्जी कर्व, तो देखो इस तरह से एनर्जी कर्व बनता है इस रिएक्शन के लिए, है ना, एनर्जी प्रोफाइल कर्व। यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल की आप रिएक्शन करा रहे हो, है ना। तो इतना एनर्जी से सबसे पहले बनेगा आपका ये इंटरमीडिएट वाला पोर्शन जो बना है ना, और फिर फाइनली क्या होगा, H+ अटैच होगा और फाइनल आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सबसे हाई एनर्जेटिक स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यही पहला स्टेप होता है आरडीएस स्टेप जिसको बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वही सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है ना, यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इन रिएक्शंस में। जैसे 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग यही स्टेप है, तो यही इसी को तो आरडीएस बोलेंगे हम, है ना, स्लोएस्ट स्टेप, मतलब सारा रेट इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा ओवरऑल रिएक्शन का रेट इस न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन पे, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आई बात, बताओ बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट है ना। और देखो इसके अलावा और क्या पॉइंट है कि ये मैकेनिज्म तब होता है जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है या बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो, न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग, मतलब मीडियम कैसा होता है, बेसिक टाइप का मीडियम, है ना। अच्छा रेट की अगर आप बात करते हो तो देखो रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो देखो रेट उस फैक्टर पर डिपेंड करता है जो आरडीएस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब ये जो पहला स्टेप है इस पर रेट डिपेंड करेगा ओवरऑल रिएक्शन का। तो कौन कौन सी स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही है बताओ इसमें, फर्स्ट स्टेप में बोलो बताओ, कौन कौन सी स्पीशीज है इस फर्स्ट स्टेप में, तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और इनकी भी पावर कितना 1 कार्बोनिल ग्रुप की कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन की पावर 1, इन पर डिपेंड करता है। तो ये आपका प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है रेट, है ना, तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कैसे आया ये, है ना। तो इस तरह से आपका रेट डिटरमाइन होता है, और किस स्टेप के थ्रू होता है, आरडीएस के स्टेप के थ्रू होता है। तो आरडीएस आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, या ऐसे बोलो टिपिकल स्टेप है ना, प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है, एक्चुअली आप खुद नहीं बता सकते हो, है ना, पर ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शन के लिए आप बता दोगे क्योंकि आपने जीओसी पढ़ा हुआ है,
सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा जिसमें कुछ अनस्टेबल टाइप की चीजें बनेंगी, जिसमें इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का आप काफी हद तक बता लोगे, है ना। पर वैसे एक्चुअली ये जो आरडीएस स्टेप होता है प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है ना, आप लोग खुद से नहीं बता पाते हैं। चलो बोलो, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी पॉइंट में, बोलो। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन समझ में आ गया सर आपको? हाँ हाईएस्ट एनर्जी वाली ट्रांजिशन स्टेट वाली करस्पॉन्डिंग जो स्टेप होती है उसी को आरडीएस बोलते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, है ना। जो सबसे एनर्जी मैक्सिमा जो होता है सारी स्टेप्स में से, जिसका भी एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ना, जिस स्टेप का भी, वही आरडीएस होती है। मतलब रेट इसी पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड स्टेप तो देखो प्रोटोनेशन है केवल, ऐसे ही देखो मैकेनिज्म में भी देखो ऊपर आप, तो मैकेनिज्म में देखो सेकंड स्टेप में तो केवल H+ अटैच हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है वो तो एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट स्टेप रिएक्शंस होती हैं, तो उस पर तो कोई मतलब ही नहीं है रेट डिटरमाइन करने का। वो जैसे ही ऊपर माइनस आएगा H+ दोगे सीधा अटैच कर लेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो मेन एक्चुअल रिएक्शन टाइम जो लगने वाला है वो केवल इस आरडीएस में लगने वाला है ना। बाकी का रिएक्शन तो जल्दी से हो जाएगा, बस पहला स्टेप का ही दिक्कत है। पहला जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही फास्ट रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। बताओ, ठीक है ना। चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया, बोलो कहीं कोई डाउट है? न्यूक्लियोफाइल लिया, सीधा जाके ऐड हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलें आगे सेकंड मैकेनिज्म की तरफ। चलो हाँ, अब बात करते हैं मैकेनिज्म सेकंड की। मैकेनिज्म सेकंड टाइप का मैकेनिज्म तब होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आ जाता है मैकेनिज्म में। ये तब होता है जब आपका न्यूक्लियोफाइल वीक टाइप का होता है। इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, तो तब ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। मतलब दोनों मीडियम के बेस पर डिपेंड करती है। बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो पहला वाला रिएक्शन फॉलो करता है। सेकंड एसिड मीडियम में रिएक्शन कराते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपके पास वीक है। तो कैसे होती है रिएक्शन? तो देखो सबसे पहले क्या करें, आपने लिया एसिडिक मीडियम, और आपको पता है जैसे ही आप एसिडिक मीडियम लोगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है, वही बेसिक टाइप का है, तो वही प्रोटोनेशन कर लेगा, है ना, वही एक्सेप्ट कर लेगा। और देखो ये वाला स्टेप तो आप हमेशा याद रखना, कहीं भी ऑक्सीजन हो और कहीं भी H+ हो एसिडिक मीडियम, तो सबसे पहले ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन H+ को एक्सेप्ट करके ऐसे बन लेगा, H+ अटैच हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन से, है ना। और जैसे ऑक्सीजन अटैच हुआ, आपको पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैसे, देखो OH कार्बन पे प्लस, देखो कार्बन पे प्लस आ चुका है प्योर, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर जाएगा ना। पहले तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं था तो वीक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं कर पाता था। अब कैसा हो गया, अब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो अब देखो अब कोई भी अगर आप वीक इलेक्ट्रोफाइल भी लोगे तो भी क्या करेगा वो, तो वो भी जाके अटैक कर जाएगा, है ना। तो इस बार वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो अटैच हो जाएगा इससे जाके, और फाइनली क्या बन जाएगा आपका, तो फाइनली आपका वही O पे O से H अटैच है और ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो गया। बोलो इस बार जो आरडीएस स्टेप है वो कौन सा होगा, बोलो बताओ जल्दी से, कौन सा आरडीएस स्टेप है इसमें, बताओ। टू सेकंड स्टेप वाला रिएक्शन step, मैसेज,
सेकंड वाला ही, क्योंकि देखो एसिड बेस रिएक्शन कभी भी आरडीएस नहीं होता, याद रखना। फर्स्ट स्टेप जो था ये तो बस प्रोटोनेशन वाला था, एसिड बेस रिएक्शन था। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा बहुत फास्ट स्टेप, सबसे फास्ट रिएक्शंस होती हैं, कभी भी आरडीएस में नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो आरडीएस कौन सा बच गया, वही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो इस बार ये वाला आरडीएस स्टेप है। मतलब इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बताओ, बना सकते हो? तो भाई आपने कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप है ना प्रोटोनेशन वाला। सेकंड स्टेप है आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग, है ना, और आपका प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो गया। तो इस बार कौन सा स्टेप आरडीएस है, ये वाला स्टेप आरडीएस है ना, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग वाला। बोलो, बात समझ में नहीं आया, बताओ बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कर सकते हो ऐसे, है ना। चलो बना लो जल्दी से सेकंड स्टेप, आगे चलते हैं फिर। आरडीएस कैसे होगा, देखो मैंने बताया था कि जो आरडीएस होता है वो आपका प्रैक्टिकली डिटरमाइंड स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में। रिएक्शन किया पूरा स्टेप्स देखे, तो सबसे जो सुंदर स्टेप होता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, उसको आरडीएस बोल दिया जाता है ना। तो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है, तो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करके ये वाला स्टेप आता है। पर क्योंकि ऑर्गेनिक की ज्यादातर रिएक्शंस में आप खुद भी बता सकते हो, है ना, ये बोल रहा था मैं कि खुद भी आप बता सकते हो कि आरडीएस कौन सा होगा, मैक्सिमम में, सब में नहीं, है ना, क्योंकि कभी नहीं बताया जाता है आरडीएस। आरडीएस प्रैक्टिकली डिटरमाइन चीजें होती है। पर क्योंकि आपने जीओसी वगैरह पढ़ रखा है, आपको पता है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेप सबसे स्लोएस्ट होगा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होगा, है ना। तो वो आप पता कर सकते हो। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन है इसमें, तो पहला तो एसिड बेस रिएक्शन है, इस वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना। एसिड बेस रिएक्शन कभी भी आरडीएस नहीं होता है, क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शंस, है ना। तो वो तो कभी आरडीएस में नहीं आते, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगा आपको आरडीएस में एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, सेकंड जो पार्ट है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, वो थोड़ा टिपिकल है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग वाला स्टेप है, तो वो आरडीएस हो गया अपना। बस ये पॉइंट है, और क्या है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है ना, वही आपका आरडीएस होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी पे पूरा रेट डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ गया? बोलो, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलिए आगे चले फिर, लिख लिया इतना, समझ में आ गया दोनों मैकेनिज्म, वीक वाला भी स्ट्रॉन्ग वाला भी, है ना, बेसिक एसिडिक मीडियम में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा समझो एक पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर होते हैं, ये तो जानते हैं सब लोग, बताओ। प्लेनर का मतलब सर। है कि इस, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये पाई बॉन्ड है इस टाइप के, और ये बॉन्ड आपका इस तरह से, ये ऐसे मान सकते हो, प्लेनर टाइप का मान सकते हो। तो जब भी आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हो, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कौन कौन से प्लेन मिलेंगे, बताओ बताओ, कहां से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, बोलो। या तो अप साइड से अटैक कर सकता है, या फिर डाउन साइड से अटैक कर सकता है, ये तो मिलेगा, मतलब प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो 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 जल्दी बोलो। यस सर। है ना, दो ही पॉसिबल प्लेन्स है ना। अच्छा, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अटैक करने की, अप साइड और डाउन साइड से? इक्वल, इक्वल है ना, कहीं से अप साइड से अटैक करे या डाउन साइड से अटैक करे, और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो अप साइड से भी अटैक करेगा, डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऐसे समझो, मैं और अच्छे से बना के समझाता हूँ आपको, कि मान लो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस तरह से, मतलब मैं वेज पे आर मान लेता हूँ कोई, है ना, डैश पे मान लेते हैं कोई आर डैश वाला ग्रुप अटैच है, ऐसे इस प्लेन में ऐसे खड़ा हुआ है सीधा, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको, वेज और डैश के फॉर्म में। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ आपने रिएक्शन कराया है, तो बताओ कितने प्लेन्स हैं जिससे ये अटैक कर सकता है, बोलो।
एक तो ये साइड से अटैक कर सकता है प्लेनर पे, और एक ये साइड से अटैक कर सकता है। बताओ, दोनों साइड से अटैक कर सकता है नहीं कर सकता है? बताओ। यस सर। है ना, तो पहला वाला देखते हैं। चलो, पीछे से इस टाइप से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो कार्बन से अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। ओ पे आ गया माइनस, जिससे एच अटैच हो जाएगा, बाद में पूरा एच टाइप ही लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, वेज पे आपके पास आर है और डैश पे आपके पास है आर डैश। बताओ ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बोलो, टेट्राहेड्रल टाइप का। देख लो ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, बताओ। यही होगा? ठीक है, चलो यहां से तो अटैक कर गया। अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो इस साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ। प्लस, तो कार्बन से इधर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, ऊपर आ गया OH। तो आर डैश कहाँ है? आर डैश अभी भी आपका वेज पे इस साइड, ऐसे वेज पे आर अटैच है, और डैश पे हम लोग क्या बना सकते हैं? आर डैश। बोलो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, या ऐसे लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो, है ना, कि वेज पे आपका आर और ऐसे डैश पे आर डैश, है ना। सही है, बोलो ऐसे ही बनेगा। हाँ सर। चलो, इन दोनों कंपाउंड जो दो प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कोई बताएगा? इनेंशियो। हाँ, ये इनेंशियोमर्स है ना। तो समझ में आ रही है आपको? अगर कायरल बनता है तो, है ना, कायरल अगर बनता है तो कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने के बाद तो कितने कंपाउंड, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? बोलो, दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक अप साइड से अटैक करेगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, डाउन साइड से अटैक करेगा तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इक्वल अमाउंट में आपके एनेंटियोमेरिक पेयर बनेंगे। और आपको पता है जब इक्वल अमाउंट में एनेंटियोमेरिक पेयर बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। बताओ, बात समझ में आया नहीं आया? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगर कोई कायरल बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद, तो दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं एक कार्बन पर जिस पे अटैच हुआ है न्यूक्लियोफाइल आपका ना। तो यही पॉइंट है, तो लिख लो जल्दी से, लिखो। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। सो both configuration are formed। ठीक है, बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ इस पॉइंट में। समझ में आ गया? चलिए, ये वाला पॉइंट मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई। इसको स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, सब रिएक्शंस की अपनी अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना। मतलब अगर आपका कार्बन कायरल बनता है न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने के बाद, तो दो कॉन्फ़िगरेशन आपके फॉर्म होते हैं इसमें, है ना। ये इसका स्टीरियो केमिस्ट्री है इस रिएक्शन का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। अब आपको पता लग गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है, मतलब आरडीएस स्टेप कौन सा है, तो फैक्टर्स भी आप बता सकते हो, है ना। तो बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे रिएक्शन को? बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट डिपेंड किस पे कर रहा है। बताओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है रेट? बोलो, कौन कौन सी स्पीशी पार्टिसिपेट करती है? केवल आरडीएस वाली स्टेप को देखो, मैकेनिज्म लिखा हुआ है आपके पास, कोई भी देख लो, सबसे पहला वाला ही देख लो चाहे, है ना, तो उसी को रेफरेंस मान लेना। सबसे पहला वाला मैकेनिज्म देखो कॉपी में अपनी में, तो इसमें आरडीएस में कौन कौन सी स्पीशीज हैं? तो बताया था कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। न्यूक्लियोफाइल उसमें प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, है ना। ये स्पीशीज है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा ये न्यूक्लियोफाइल, है ना, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना जल्दी से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है ना,
तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, याद रखना। मतलब जितना कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, ऐसा भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड, उतना ज्यादा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। और जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हो आप, तो सबसे मेन फैक्टर तो स्टेरिक हिंड्रेंस का आता है ना। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम रिएक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना स्लो रिएक्ट करेंगे, जितना स्लो रिएक्ट करेंगे उतना ही रेट कम होगा, मतलब है कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसपे आपका रेट डिपेंड करता है। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, इसमें जल्दी से लिख लो पॉइंट्स। हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आता है सबसे पहला, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, सबके सब कार्बोनिल ग्रुप्स मिलेंगे आपको, है ना। जैसे CH3 COH, CH3 CH2 COH, और बोलो, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ क्या होगा, बता सकते हो? अरे बोलो जल्दी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा, किस पर डिपेंड करता है, कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब कार्बन की डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो ओवर जनरल ऑर्डर में आपको बता देता हूँ, जनरल ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे कम हिंडर्ड वाला या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नॉर्मल में तो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे ज्यादा रेट इसका। उसके बाद एल्डिहाइड्स का रेट, एल्डिहाइड के बाद नंबर आता है आपके बाद कीटोन्स का, मतलब CH3 की जरूरत नहीं है, मतलब R ग्रुप कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड नॉर्मली कीटोन्स, है ना। इसके बाद आ गए आपके पास पीएच वाले कीटोन्स। पीएच वाले कीटोन्स क्यों, क्योंकि पीएच प्लस एम वाला ग्रुप होता है, तो प्लस एम वाला ग्रुप है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है इसको कम करेगा ना, ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप है, तो इसलिए सबसे बाद में चले जाएंगे, एरोमेटिक वाले ग्रुप को ही अटैच है तो। समझ में आया? तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कीटोन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स आपके लेस हिंडर्ड होते हैं, है ना। ऊपर से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है क्योंकि डोनेटिंग वाले ग्रुप अटैच है। कीटोन्स में तो ज्यादा डोनेटिंग वाले ग्रुप्स अटैच हैं, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा और हिंड्रेंस भी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या देखना है आपको, बताओ, बोलो। डिक्रीजिंग। हाँ, तो अब आप बता सकते हो, बताओ, बोलो। वही पॉइंट्स तो लिखे थे हम लोगों ने, आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना है बस, केवल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा हिंडर वाला ग्रुप बढ़ता जाएगा, सब एल्डिहाइड है ना, तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। सर हाँ जी, बोलिए। सर जो आपने फैक्टर्स बताए उसमें से किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं?
किसी से भी कंपेयर, हाँ कार्बोनिल ग्रुप के लिए तो कौन सा फैक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी फैक्टर है ना, कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दिए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी से देखोगे बस। चलो बताओ जल्दी से। हाँ तो कौन सा होगा, डिक्रीजिंग, एल्डिहाइड है, कीटोन कम, और कीटोन में भी पीएच वाला ग्रुप, क्योंकि ये प्लस एम वाला ग्रुप है, डोनेटिंग वाला ग्रुप है, तो और कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी करेगा उसकी। कर सकते हो आप क्वेश्चन, है ना, इसी तरह से CH3 इसमें बताओ कौन सा आएगा, तो दोनों ही 3-3 कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो बताओ इसका रेट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? पहले वाले का एल, पहले हाँ वाले का रेट एल्डिहाइड, ज्यादा क्यों? है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एल्डिहाइड कम हिंडर्ड होते हैं, है ना, जानते हैं आप, तो कर सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये बताओ, बोलो इन दोनों में से बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? दूसरे का। फर्स्ट का। अरे सेकंड वाले में तो ये इस तरह से माइनस एम वाला ग्रुप है तो प्लस एम की तरह एक्ट करेगा ना एल्कीन, तो प्लस एम की तरह एक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो बताओ, हाँ। है ना, तो बस तो फिर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, उसी का रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर हैं ये सब जो आप पढ़ रहे हो। अच्छा ये बताओ, बोलो किसका ज्यादा होगा? पहले वाले को। सेकंड CCl3 दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग का माइनस आई वाला ग्रुप, माइनस। है ना, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो वैसे ही कम हिंडर्ड होते हैं, पर CCl3 वाला ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला ग्रुप है, बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है बहुत ज्यादा, तो याद रखना CCl3 वाले ग्रुप का ज्यादा रेट होता है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइक्लोप्रोपेनॉन और नॉर्मल एसीटोन में से बताओ। सेकेंड वाले का। सेकंड नहीं, फर्स्ट वाले का, क्यों? फर्स्ट रिंग देखो ज्यादा इसका स्टेबल। रीजन है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब सॉरी एंगल स्ट्रेन बोल, क्योंकि जब आप रिएक्शन कराओगे न्यूक्लियोफाइल का तो न्यूक्लियोफाइल जाके हो जाएगा अटैच, और न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसमें स्ट्रेन हो गया कम। तो देखो स्ट्रेन कम करने के लिए इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कार्बन है sp2 हाई स्ट्रेन, इधर जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा sp3 लेस स्ट्रेन, है ना, तो और ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, बस क्या है, स्ट्रेन का फैक्टर है मेन, तो हाईली रिएक्टिव होता है साइक्लोप्रोपेनॉन जो होता है, समझ में आ गया, स्ट्रेन कम करने के लिए जल्दी से रिएक्शन कर लेता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देता है, तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, है ना, तो 3 मेंबर में तो ज्यादातर सब आंसर आपने आज तक जितने भी किए हैं वो सब एंगलस्टीन से तो किए हैं, बताओ है कि नहीं? ठीक है चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ फिर, क्वेश्चन ऐसा है, ये सब CHO वाले ग्रुप अटैच है बेंजीन से, जिसमें बेंजीन से ग्रुप अटैच कर देते हैं अलग अलग, है ना, यहाँ भी CHO वाला ग्रुप है, इधर Cl अटैच कर देते हैं, इधर नॉर्मल रहने देते हैं, और लास्ट में एक काम करते हैं कि CH3 अटैच कर देते हैं, बताओ क्या ऑर्डर बनेगा, बोलो बोलो जल्दी से, सब जीरो से क्वेश्चन ही तो है, और क्या कर रहे हो आप लोग, सब ऐड है ऊपर, डिक्रीजिंग तो सब डिक्रीजिंग सर। हाँ तो सबसे ज्यादा NO2 वाला ग्रुप माइनस आई M वाला ग्रुप है, Cl माइनस आई वाला ग्रुप है, CH3 प्लस H वाला ग्रुप है, तो जैसे जैसे आप डोनेटिंग वाला ग्रुप लगाते जाओगे वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा, जितना ज्यादा विड्रॉइंग वाला ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो सब GOC वाले क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलो बता सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, बताओ, यस। चलो लिखो जल्दी से।
हाँ जी, तो बताइए आज जितना भी पढ़ा, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ओवरव्यू समझ में आ गया आपको? किस तरह से होता है, कौन सा आरडीएस स्टेप है, रेट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना? किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आप, बोलो। चलो, तो इतना पोर्शन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में अब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इसका, है ना? कल ही क्लास अपना, तो कल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन से स्टार्ट कर देंगे, है ना? अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफाइल लेते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना? चलो कंप्लीट करते हैं कल फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को।